नमस्कार। स्टैटिक जीके के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मूल विषय है मौर्य काल में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं और इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है। आज हम इनकी चर्चा करेंगे और इससे संबंधित एक आज पूरा अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो मौर्य काल के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो मौर्य पीरियड है, मौर्य काल है, ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद जो बृहदत्त था, इसका जो अमात्य था पुष्यमित्र शुंग, इसके द्वारा हत्या कर दी गई और शुंग वंश का शासन स्थापित हो गया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी कौटिल्य नामक एक विद्वान की सहायता से। इसके बाद में 185 तक ही चल पाया। तो हम ये बेसिक बात जानते हैं इसके बारे में। तो हम आज मौर्यन इंस्क्रिप्शन या फिर जो शिलालेख के जरिए आज इसकी चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य की, इसकी गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर और भी अन्य चीजों पर इसकी प्रकाश डाला गया है इन शिलालेखों में। तो इन सब की भी चर्चा करेंगे। तो ये 322 से 185 ईसा पूर्व तक माना गया है इसका कालक्रम। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी जो दस्तावेज थे, इसको विलियम जोन्स वगैरह ने, बहुत सारे लोगों ने इसका अध्ययन किया था और आखिरकार ये पता लगा लिया था सेंडोकूटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। क्योंकि यूनानी जो दस्तावेज है, यूनानी जो साहित्य है, उसमें सेंडोकूटस शब्द बहुत आता है बार बार। तो इस तरीके से इसको चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में इसकी पहचान की गई है विलियम जोन्स और तमाम विद्वानों के द्वारा, आप देखेंगे इतिहास में। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त के द्वारा खोजा गया था, के जो द्वारा मतलब ये साम्राज्य स्थापित किया गया था। इसके बाद ये लगातार एक्सपेंड होता रहा और इसका जो दूसरे पुत्र था, जिसको अमित्र घाती बोलते हैं, इसका पुत्र था जो, इसने भी इस साम्राज्य को संभाल के रखा। और आप देखेंगे आगे चल के जो अशोक था, इसके काल में ये साम्राज्य अपनी परम ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और स्थायित्व भी प्राप्त रहता है इस साम्राज्य को। इस तरीके से हमें इन सब की जानकारी मिलती है मौर्यन एम्पायर और ये शिलालेखों के माध्यम से। तो आइए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है, इनकी पहले चर्चा कर लेते हैं। जो पहले तो ये बात कर लेते हैं, जो है मौर्य साम्राज्य है, इसकी जानकारी किन किन शिलालेखों में मिलती है और किन किन चीजों से मिलती है। तो हमें मुद्राराक्ष से जानकारी मिलती है मौर्य काल की, हमें मिलती है इंडिका से जानकारी मिलती है, हमें जस्टिन नामक एक लेखक है, इससे जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ठीक है, और ये जस्टिन जो है, यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। इंडिका हो गई, दीपवंश एवं महावंश हो गए, सिंगली साहित्य है यानी श्रीलंका का साहित्य है। और इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख हो गया। ये जूनागढ़ जो अभिलेख है, ये रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख ये पूरी तरह शुद्ध संस्कृत का अभिलेख है। तो आप देखेंगे रुद्रदामन जो था एक शक शासक हुआ करता था, तो एक विदेशी शासक ने प्योर संस्कृत में अभिलेख लिखवाया हुआ था। इसमें चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है जूनागढ़ अभिलेख। ये गुजरात में गिरनार पहाड़ियों में। इस समय मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी प्राप्त होती है। तो सुदर्शन झील की जानकारी प्राप्त होती है। आगे चल के आप देखेंगे मौर्य काल में भी आपको एक बार फिर से सुदर्शन झील के बारे में पता चलता है। तो इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यमित्र वैश्य नाम के गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। पुष्यमित्र शुंग नाम के एक व्यक्ति ने करवाया था, या जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित व्यक्ति था। तो ये हमें जानकारी प्राप्त होती है जूनागढ़ में। तो इसके बाद जो अशोक के अभिलेख हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अशोक के अभिलेख सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, 4-5 श्रेणी विभाजित, जैसे दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख और इसमें लघु स्तंभ लेख। तो इस तरीके से अशोक के शिलालेख इस तरीके से 5 भागों में विभाजित हैं, 5 मुख्य भागों में, जिसमें से दीर्घ शिलालेख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे अशोक के अभिलेख है ब्राह्मी खरोष्ठी, इनकी भाषा क्या है, ब्राह्मी खरोष्ठी। ये क्या होती है, ये बात करेंगे। अरामाइक, ग्रीक, इस तरीके से इन सब लिपियों में अशोक के लेख मिलते हैं। भाषा नहीं है, लिपि है। याद रखिएगा, लिखने का क्रम है। लिपि का मतलब क्या होता है, जो हम लिखते हैं ना, इसको लिपि बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे जो ब्राह्मी लिपि है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन जो खरोष्टी है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे इस तरीके से जो लिपियां होती हैं लिखने के लिए, कोई शब्द जिनसे बनते हैं, इनको लिपियां बोलते हैं। तो ये लिपियों में लिखे गए इनके अभिलेख, हालांकि भाषा अलग है, ये मैं लिपियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अशोक के जो अभिलेख हैं इसमें उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम जेम्स पियर्स ने पढ़ा था इसको, ब्राह्मी लिपि को, ठीक है, 1837 में पढ़ा था। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है, ये भी एक अभिलेख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो अशोक के अभिलेख है ना, सर्वाधिक अभिलेख, ये किस भाषा में है? ये प्राकृत भाषा में है, याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि है, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो लिखने का तरीका है, खरोष्टी लिखने का तरीका है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन जो भाषा होती है प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, जिसको बुद्ध यूज करते थे, बुद्ध उपयोग करते थे, प्राकृत भाषा जिसको जैन उपयोग करते थे। इस तरीके से पाली भाषा, प्राकृत भाषा, फिर आगे चल के वैदिक संस्कृत आप देखते हैं, लौकिक संस्कृत देखते हैं, फिर सौर श्रेणी देखते हैं, तो ये सब भाषाएं हो जाएंगी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। तो आइए अशोक के शिलालेख देख लेते हैं। इसमें आप देखते हैं पहला शिलालेख, अभी अशोक के 14 एक बृहद शिलालेख है, 14 बृहद शिलालेख है, याद रखिएगा। पहले ही ये इसने बृहद शिलालेख लिखवाए हैं जिसमें आपको बहुत सारा वर्णन मिलता है अशोक के साम्राज्य का। जैसे पहला शिलालेख है पशुवत निषेध की बात करता है, जो दूसरा शिलालेख है विदेशों में धम्म प्रचार और पशु चिकित्सा का उल्लेख करता है। जो तीसरा शिलालेख है, ये रज्जुक नामक एक अधिकारी नियुक्त किया था अशोक ने, ये नैतिक अधिकारी हुआ करता था, ये धम्म को देखता था, राज्य में न्याय करता था, रज्जुक नाम का अधिकारी। तो रज्जुक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह इसमें किया गया है। नंबर चौथा है धम्म घोष को भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन। तो आप देखते हैं पहले भेरी घोष चलता था, युद्ध नीति चलती थी, तो युद्ध नीति के नीचे आगे इसने धम्म नीति को स्थान दिया, धम्म नीति। तो धम्म घोष का इसने जिक्र किया भेरी घोष के स्थान पर। अगला हो जाएगा धम्म महामात्रों की नियुक्ति हो जाएगी। इसमें छठवां जो अभिलेख है, इसमें जन मामलों के निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख है। जो सातवां अभिलेख आप देखते हैं, तो इसमें अशोक के सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता और सहिष्णुता दिखाई देती है। इसका उल्लेख भी है कि मेरे राज्य में कोई भी रह सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, बस हिंसा नहीं करनी है, अपराध नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अपराध करने पर दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन पर कोई दंड नहीं होगा। ये अशोक का कार्य था। एक 8वां शिलालेख है, भी महत्वपूर्ण है। इसे बोध गया की यात्रा एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया गया है, बोध गया की यात्रा, ठीक है। जो 9वां शिलालेख है, इसमें सच्चे विधानों एवं शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। और 10वां शिलालेख है अशोक के उद्यम का लक्ष्य धम्माचरण की श्रेष्ठता घोषित करना किया गया है। 11वां अभिलेख धम्म के तत्वों का प्रकाशन है। 12वां अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देता है। और 13वां अभिलेख है, ये कलिंग युद्ध की बात करता है। कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा। तो ये आप जानते हैं कलिंग युद्ध सबसे बड़ी घटना थी अशोक के साम्राज्य के काल में। कलिंग यानी उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र उसने जीता हुआ था। तो विजय की उसकी घोषणा, विदेशों में धम्म प्रचार, 5 विदेशी राज्यों की चर्चा आदि इसमें उल्लेख किया गया है। आप देखेंगे 13 अभिलेख में। इस तरीके से 13 बृहद अभिलेख है अशोक के। हालांकि 14 बोल सकते हैं आप, ऐसे तो बहुत सारे अभिलेख हो जाएंगे, लेकिन 13 बृहद अभिलेख हैं, हम इनको 13 में ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो 13 बृहद अभिलेख हैं। इसमें एक 14वां भी है, ये भी देख ही लीजिए। तो 14वां अभिलेख हो जाएगा पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा अशोक के साम्राज्य का विजेता की संज्ञा। तो इसलिए 14वां अभिलेख की हमने बात नहीं की है, हमने 13 अभिलेख की बात की है, लेकिन हालांकि इनकी संख्या 14 ही है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ स्तंभ लेख हैं, जिसमें आइए इसकी भी बात कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्तंभ लेखों की बात करते हैं। इनकी संख्या 7 स्तंभ लेख पाए गए हैं अशोक के, मतलब जो मौर्य काल के हैं। ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे रामपुरवा से एक बैल ही प्राप्त हुआ है। दिल्ली के में टोपरा से स्तंभ लेख, मेरठ से स्तंभ लेख, लीरिया नंदनगढ़ से, लीरिया अरेराज से, कौशाम्बी से, यहाँ से हम क्या मिलते हैं, हमें स्तंभ लेख मिलते हैं अशोक के कार्यकाल के, ठीक है। तो अशोक के कुछ उत्तर पश्चिमी भी शिलालेख थे जिनकी आइए बात कर लेते हैं। अशोक के उत्तर पश्चिम के शिलालेख, जिनमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये शिलालेख उत्तर पश्चिम के, जिसमें आप देखेंगे लमगान का शिलालेख, तक्ष शिलालेख, कंधार शिलालेख महत्वपूर्ण है। ये जो लमगान का है, ये अरमाइक लिपि में भाषा में लिखा हुआ है, और ये पाकिस्तान और भी आपको उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेंगे। लघु शिलालेख इनके कुछ देखते हैं अशोक के, तो आप देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश में शिलालेख देखेंगे,
लघु मिलेंगे आपको। रूपनाथपुर का मिलेगा, ये जबलपुर के पास पड़ेगा। गुर्जरा, बुधनी। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में अशोक के कुछ शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। गुर्जरा शिलालेख है, इसमें हो जाएगा बुधनी शिलालेख है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होते हैं, जिसमें अहरौरा हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे राजस्थान से भी प्राप्त होते हैं अशोक के शिलालेख, जिसमें बेराट हो जाएगा, भाबरू हो जाएगा, भाबरू शिलालेख। ठीक है। इसमें आप देखें कर्नाटक में ब्रह्मगिरी सुद्धपुर से प्राप्त होते हैं कुछ। इसके बाद आंध्र प्रदेश से एरागुडी से प्राप्त होते हैं। बिहार से हमें सहसाराम से प्राप्त होते हैं अशोक के महत्वपूर्ण शिलालेख, जिनके बारे में, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है अशोक के कार्यकाल की। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये सारे शिलालेख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में तथा अशोक के बारे में एक बृहद जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा इन सारे शिलालेखों को। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण आएंगे, काम में आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये हम बात कर चुके हैं, स्तंभ शिलालेख के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये पूरे एम्पायर में पाए गए हैं, जितना अशोक का एम्पायर देखते हैं। इनका कारण क्या था ये शिलालेख लिखने का? ये एक पहला ऐसा राजा है जिसने, आप देखेंगे, जनता से सीधे संवाद किया। इसके पहले राजा जनता से संवाद नहीं करते थे, तो जनता से इसने सीधे संवाद किया। इसको अपनी धम्म की घोषणाएं देनी थी कि देखो भैया, धम्म को पाके क्या क्या हासिल किया जा सकता है, शांति के पथ पर चल के क्या किया जा सकता है, सहिष्णुता के पथ पर चल के क्या किया जा सकता है। अगर आप करुणा रखते हैं तो ये आपके लिए अच्छी चीज है, इससे बहुत कुछ पाया जा सकता है। तो इसने, आप देखेंगे, जनता से सीधे संवाद स्थापित किया और जनता से अपनी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनको डिस्कस किया और जनता को सीधे इसने बताया कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए इसने रज्जुक जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी भी रखे। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप देखेंगे चंद्रगुप्त के समय और बिंदुसार के समय सिर्फ जो मौर्य साम्राज्य था ये एक तरीके से राजनीतिक इकाई थी, लेकिन अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य था ये धार्मिक व्यवस्था इसमें आपको देखने को मिलती है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और इसमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। वैसे भी हम अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। हालांकि उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष के बाद हुआ 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये हम 269 से 269 क्यों चले गए? 273 से 274, 75, 77 होना चाहिए था, क्योंकि हम ईसा से पहले चल रहे हैं। हम एक्चुअली में ईसा पूर्व में है और हमको आना है ईसा में। तो ईसा में आने के लिए हमको ऐसे पीछे आना पड़ेगा। जैसे 273 है तो 273 से हम 269 आ गए। इसी तरह हम 187 आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे और लगातार हम कम होते जाएंगे। तो हम ईसा को पा जाएंगे, फिर ईसा पे जब हम आ जाएंगे तो फिर हम बढ़ना आगे कर देंगे। जैसे हम 185 ईस्वी कर देंगे, 200 ईस्वी कर देंगे, 319 ईस्वी कर देंगे। तो इससे हम आगे बढ़ते लगेंगे। इससे हम जो हम बहुत पहले चल रहे हैं ईसा से, तो हम उससे 0 पे आ रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो राज्याभिषेक 269 में हुआ। अशोक की माता शुभद्रांगी थी, चंपा की ब्राह्मण की पुत्री थी, ऐसा माना जाता है अशोक के बारे में। अशोक शासक बनने से पहले अशोक गवर्नर था, तक्षशिला का गवर्नर रह चुका था, अवंती यानी उज्जैन का गवर्नर रह चुका था। तो शासक बनने के पहले वह उज्जैन का ही गवर्नर था। तो ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो अशोक के अभिलेखों में कारुबाकी अभिलेख, जो कारुबाकी अभिलेख है, कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है। इसके जो अशोक के अभिलेख है इसमें कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर, इन दोनों का उल्लेख किया गया है। कारुबाकी से उत्पन्न पुत्र है ये तीवर, तो इन दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अशोक के एक ग्रंथ है दिव्यावदान। ये कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। ये बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। इसके अनुसार पद्मावती अशोक की अन्य पत्नी थी, इसके बारे में हमें जिक्र मिलता है। नाग देवी के बारे में हमें जिक्र मिलता है, जो अशोक की अन्य पत्नी थी, जिसमें से पुत्र पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा जन्मे थे। नाग देवी जो आगे चल के आपको पता है श्रीलंका गए थे, उन्होंने धम्म को फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अभिषेक के अभिलेखों में इसको देव नाम प्रिय भी कहा गया है, प्रियदर्शी भी कहा गया है, यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है। तो इस तरीके से इसके अभिलेख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक और फैक्ट भी मिलता है जो अशोक के बारे में, कल्हण की राजधानी अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारी हमें जानकारी प्राप्त होती है अशोक से संबंधित।
तो ये सब आप याद रखिएगा। तो हमने पिलर के बारे में बात कर ली, हमने स्क्रिप्ट के बारे में बात कर ली, हमने इसके, आइए थोड़ा सा प्रशासन के बारे में एक्सपेक्ट की डिस्कस कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं जो मौर्य काल का प्रशासन था ये महत्वपूर्ण था। इसके पहले हम धम्म भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अशोक का जो धम्म था, इसने इसका प्रतिपादन किया था बौद्ध पंथ से, मतलब इसका प्रतिपादन किया था। तो इसमें धार्मिक शिक्षाएं नहीं थी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो अशोक का धम्म था ये धार्मिक शिक्षाएं नहीं थी बल्कि नैतिक शिक्षाएं थी। ये नीति शास्त्र था, कोड ऑफ कंडक्ट था। तो इसमें क्या, इसमें ऐसी जीवन शैली अपनाने पर ध्येय दिया जाता था, इसमें कहा जाता था जो जीवन शैली दुनिया के लिए अच्छी हो, बेहतर हो। तो अशोक का ऐसे ही 5वां बृहद शिलालेख है, जो 5वां बृहद शिलालेख है, इसमें धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है, धम्म महामात्र। तो इस तरीके से अशोक का धम्म संबंधित था नीति शास्त्र से। ठीक है, तो अशोक ने खुद ही बौद्ध तीर्थ स्थल की यात्रा की और धम्म यात्रा की शुरुआत की थी। एक उपासक के रूप में अशोक अपने 10वें वर्ष में, राजवर्ष के 10वें वर्ष में बोध किया गया, 12वें वर्ष में ये निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी भी गया था ये। तो अशोक ने आजीविका रहने के लिए बराबर की गुफाएं बनाई बराबर की पहाड़ियां में, गया जिला में पड़ती हैं बिहार में। तो बराबर की पहाड़ियां, इसके कार्यकाल में, अशोक के कार्यकाल में तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई, हम जानते हैं पाटलिपुत्र में जो हुई थी। तो यूरोपीय लेखकों ने अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। ठीक है, इसीलिए अशोक के कार्यों को देखते हुए बराबर की गुफाएं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सब आप याद रखेंगे। इसके बाद जो दशरथ था, ये सम्राट अशोक का पौत्र हुआ करता था। दशरथ के शासनकाल में नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवनागरी की उपाधि ली। इसके बाद एक अंतिम शासक मौर्य शासक हुआ बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी गई एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। इसके बाद ये साम्राज्य खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यह आप सारी चीजें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए थोड़ा हम कुछ अधिकारियों को देख लेते हैं, क्योंकि अधिकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन अधिकारियों से प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे कुछ अधिकारी भी हुआ करते थे अशोक के कार्यकाल में। ठीक है, अशोक के कार्यकाल में कुछ अधिकारी हुआ करते थे, जिनमें था आपका पन्याध्यक्ष हुआ करता था। पन्याध्यक्ष, यह वाणिज्य अध्यक्ष, यह वाणिज्य का प्रधान हुआ करता था, वाणिज्य व्यापार का। सीता अध्यक्ष हुआ करता था, कृषि विभाग का अधिकारी था। सीता भूमि को आप जानते हैं राजकीय भूमि कहा जाता था। कोतवाध्यक्ष मापतौल का अधिकारी था। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष था। तो इस तरीके से आप देखेंगे मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, परंतु अशोक के शासनकाल में कलिंग विजय के बाद 5 प्रांत हो गए थे। इसलिए ये याद रखिएगा। आप अशोक के अधिकारियों की बात करें तो आप समाहर्ता को देखते हैं। समाहर्ता ये कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी है, कर का निर्धारण करता था ये। ठीक है, समाहर्ता। इसमें सन्निधाता ये महत्वपूर्ण है। ये राजकीय कोषागार भंडारक का संरक्षक हुआ करता था। ये व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। धम्म महामात्र समाज में सामंजस्य की स्थिति के लिए उत्तरदायी होता था। रज्जुक साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी थे, जो अशोक ने ही इनको शुरू किया था, इनको नियुक्त करना। ठीक है, इस तरीके से आप प्रदेष्टा याद रखिएगा, फौजदारी न्यायालय का मुख्य प्रधान हुआ करता था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो मौर्य काल में एक बहुत लंबा प्रशासन हुआ करता था, और इतना बड़ा प्रशासन शायद ही किसी और कार्यकाल में हुआ जितना मौर्य कार्यकाल में था। और ये आज का जो मौर्य काल कार्यकालीन प्रशासन है, आज भी आपको इसकी झलक देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी हम देखते हैं और जो अब भी हमारे जो प्रशासन का भाग बनी हुई है। ऐसी थी एक समिति क्या हुआ करती थी, मेगास्थनीज ने इसके बारे में बताया है। नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी, जो प्रत्येक में 5 सदस्य हुआ करते थे। ये क्या काम करती थी, ये नगर प्रशासन को चलाने का कार्य करती थी। इस तरीके से आप देखेंगे ग्राम स्तर पर भी एक अच्छे तरीके से संचालन किया जाता था प्रशासन का। प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र हुआ करता था। विषयपति विषय का मुखिया था, और ग्रामी किसका हुआ करता था, ये ग्राम का मुखिया हुआ करता था, ग्राम का प्रधान हुआ करता था। 10 ग्रामों को संभालता था तो गोप इसके अतिरिक्त। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ
ग्राम स्तर पे जो मंडल स्तर था इसको भी शासन, इसका साम्राज्य संभाला जाता था। तो ये आप याद रखेंगे। जो समितियों की बात की है मेगास्थनीज ने, इसने 6 समितियां बताई हैं। जैसे प्रथम समिति विदेशियों की देखरेख करती थी, द्वितीय जनगणना की देखरेख, तृतीय आज भी हम देखते हैं जनगणना का प्रमाण पत्र हमको मिलता है ना, जिसका कार्य कौन करती है, अब नगर परिषदें करती हैं, ग्राम पंचायतें करती हैं। उस समय भी ये समितियां हुआ करती थी, तो जनगणना की देखरेख करती थी। तृतीय हुआ करती थी समिति, ये उद्योग शिल्पकार का निरीक्षण करती थी। चतुर्थ संगति वाणिज्य व्यापार का निरीक्षण, पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, और छठा बिक्री कर वसूलने का कार्य। तो आप देखते हैं आज भी नगर परिषद बिक्री कर वसूलने का कार्य करती हैं, करों को वसूलने का कार्य करती हैं। तो हम देखते हैं इस तरीके से आप देखेंगे, अगर सूक्ष्म अध्ययन हम करेंगे तो मौर्य साम्राज्य की बहुत सारी चीजें आज भी जारी हैं और आज भी हमें ये देखने को मिलती हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ये आप सारी चीजें याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सब हम याद रखेंगे। ठीक है, आर्थिक स्थिति के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लगभग इसमें मौर्य शासन में अर्थशास्त्र के अनुसार चाणक्य की 26 अध्यक्ष नियुक्त थे, जिनका मुख्य कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नियमन करना हुआ करता था। इसमें सिक्कों की अगर हम बात कर लें, सिक्के भी आपका पार्ट ही है। किसका? सिक्के भी आपका पार्ट है स्टैटिक जीके का। तो इसमें निष्क नाम का एक सिक्का हुआ करता था, स्वर्ण का सिक्का हुआ करता था। हालांकि इस काल में स्वर्ण के सिक्के बहुत नहीं चले, इसमें चांदी के सिक्के जो हुआ करते थे, जिनको पण कहा जाता था। इनको कासारपण भी कहीं कहीं नाम मिलता है, तो कासारपण ही चलते थे, चांदी के सिक्के होते थे। ठीक है, इसके अलावा एक अधिकारी हुआ करता था लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष ये क्या काम किया करता था? लक्षणाध्यक्ष इसका मुख्य कार्य हुआ करता था सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी हुआ करता था लक्षणाध्यक्ष। तो ये आप याद रखिएगा। कुछ ललित कला वास्तुकला पे नजर डाल देते हैं। तो मौर्य कला का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखेंगे अशोक ने कई नगरों की स्थापना की थी। रॉक एडिक्ट में आप देखते हैं कई नगरों की इसने स्थापना की थी, जिसमें श्रीनगर, ललित पाटन यानी नेपाल में एक नगर है, ये सब प्रमुख हैं। इसके अलावा राजा प्रसाद आप देखेंगे तो समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद लकड़ी का बना था। आज भी इसमें 80 स्तंभ वाले राजा प्रसाद के अवशेष हमें मिलते हैं। कहाँ पे? पटना में मिलते हैं। आप देखेंगे दीदारगंज पटना के निकट यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जो मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस तरीके से गुफा इसके अलावा मिलती है, गुफा के हमें अवशेष मिलते हैं। जैसे बराबर की गुफाड़ी हो गया गया के निकट, ये भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमस ऋषि, ये बराबर समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा है एवं नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये दशरथ ने करवाया था। तो गुफा स्तंभ, इसके अलावा जो हम बात करें इसमें अशोक के स्तंभ को देखें हम, जो अशोक ने स्तंभ बनवाए हुए थे, तो आप देखेंगे इसमें ये एकाश्म पत्थर से बने। एकाश्म पत्थर का क्या मतलब होता है? एक पूरे पत्थर को उठाया, इसके बाद इसी पत्थर को काट के एक अच्छा से इन्होंने बाकायदा एक स्तंभ बना दिया, बहुत शानदार, जिसपे ऊपर शेर बैठा हुआ है। इसके पत्थर को जोड़ा नहीं गया है, बल्कि एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया है। तो इसको मोनोलिथिक कहा जाता है, अर्थात एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। ये जो अशोक के स्तंभ है, ये चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। ठीक है, इन पॉलिशदार स्तंभों के केवल शीर्ष भाग में जोड़ा गया है, जिनमें सिंह और सांड विलक्षण वास्तुशिल्प की उदाहरण प्रमाण है। तो इसमें जो सिंह और ये सांड है, इनको बस जोड़ा जाता है, इनमें बाकी सब मोनोलिथिक है। तो जिसमें हम जानते हैं सारनाथ के स्तंभ का सिंह उत्कृष्ट स्तंभ का शीर्षों में से एक है, जो हम जानते हैं भारत में राजकीय चिन्ह के रूप में भी हम लेते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे लीरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ है। लीरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ, रामपुरवा का वृषभ, बैल, शीश भी वास्तुकला के उदाहरण है। रामपुरवा का जो आपको बैल देखना हो तो आप देखेंगे कितना प्रसन्न चित्र में बैल है, और ये आपको अब राष्ट्रपति भवन में दिखाई देगा। रामपुरवा का जो बैल होता है अब राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। स्तूप, तो स्तूप का उदाहरण भी हमें सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन जो स्तूपों का निर्माण शुरू हुआ, ये शुरू होता है अशोक के कार्यकाल में। आप देखेंगे इसमें सांची का स्तूप हो जाएगा, भरोत का स्तूप हो जाएगा सतना में, सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप हो जाएगा। ये अशोक ने इनका निर्माण करवाया था। हालांकि जो स्तूप है ये जनजातीय कलाओं से आए हुए हैं, जनजातीयता से आए हुए हैं बौद्ध धर्म में। ये पूरी तरह बौद्ध धर्म की चीजें नहीं है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये आप सब चीजें याद रखेंगे, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके स्टैटिक जीके से संबंधित। ठीक है, तो ये हमने काफी सारी बात की आज हमने,
और हमने जो मौर्य साम्राज्य इसके स्ट्रेटेजी के संबंधित पार्ट को कवर किया, इसके बारे में जाना। तो ये सब याद रखेंगे। हमने इनके बारे में बात की थी, माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में हमने बात कर ली, इसमें हमने इंस्क्रिप्शन की बात कर ली जो लगभग पूरे भारत देश में पाई जाती है। इसमें से हमने बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख दोनों के बारे में बात कर ली। ठीक है, इंस्क्रिप्शन और अशोका सक्सेसर, इसमें हमने बात की थी। दशरथ की हमने बात कर ली, हमने बृहदत्त की बात कर ली। दशरथ में हमने देखा था किस तरीके से इसने लोमश ऋषि की गुफा बनाई हुई है बराबर की पहाड़ियों में, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हमने इसके बारे में बात की ली। ठीक है, तो इस चीज से चीजें हमने देखी। बाइलिंगुअल मल्टीलैंग्वेज इंस्क्रिप्शन, इसमें हमने देखा किस तरीके से ग्रीक, अरामाइक, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, इसने ग्रीक का प्रयोग किया, इसने अरामाइक लिपि का प्रयोग किया, इसमें खरोष्टी का प्रयोग किया और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। हमने इन सब के बारे में देखा और अशोक के शिलालेख को संबंधित हमने जानकारी प्राप्त की, इनके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत लगभग आपको उत्तर पश्चिम में, ये आपको अफगानिस्तान के आसपास से मिलने शुरू होते हैं और पूरे भारत में प्राप्त होते हैं। तो अशोक के शिलालेख बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एवं रिलीजियस इम्पैक्ट की हमने बात कर दी। हमने इसमें बात कर दी जो मौर्यन इंस्क्रिप्शन है, इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा मिलती है बहुत ज्यादा, क्योंकि अशोक की जो 14 शिलालेख है, बृहद शिलालेख है, इनसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में और धार्मिकता के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि जो अशोक की धम्म नीति थी, ये किसी पर बाध्य नहीं थी, बल्कि स्वैच्छिक थी, जो इसे अपनाना चाहे तो अपना ले। ठीक है, तो ये स्वैच्छिक थी। तो इस तरीके से अशोक की धम्म नीति महत्वपूर्ण है। इसमें हमने इंस्क्रिप्शन की बात की, इसमें किस तरीके से आज भी जो अवशेष हैं सब सुरक्षित है। जैसे हमने देखा सांची में, सांची का स्तूप हो गया, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और आज भी ये हमारे यहाँ पे है, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और इस तरीके से तमाम जो अभिलेख हैं, स्तूप हैं, ये आज भी संरक्षित हैं और आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के द्वारा, ये पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इनकी रक्षा की जाती है। तो हमने कुल मिला के आज हमने एक बेहतर टॉपिक के बारे में देखा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। नमस्कार।